चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीट रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। इसमें आप यहां पर ऐड हो सकते हो इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में। ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ये तो हमारा पूरा शेड्यूल है कि किस प्रकार से जो है हम जो है क्लास लेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आज 17 मार्च है। 17 मार्च ट्यूसडे से आज हमारी क्लास शुरू होने वाली है। ये PM की जगह पे ये AM होगा, ठीक है, 9 to 10 AM। यहाँ पे सारा शेड्यूल आपके सामने है कि किस प्रकार से जो है क्लासेस हमारी ली जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बाद जो है हम लोग MCQ पे थोड़ी बहुत चर्चा करके अपने सिलेबस को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 17 मार्च से लगातार 12 अप्रैल तक आपकी लगातार क्लासेस होने वाली है, ठीक है। 17 मार्च से लगातार 12 अप्रैल तक आपकी क्लासेस होने वाली है और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स डोमेन को एकदम निचोड़ के रख देंगे। इकोनॉमिक्स डोमेन की जो भी एग्जाम में जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQs के साथ। देखिए लास्ट में आपकी MCQ सेशन भी है, यहाँ पे 2 जो है आपकी MCQ सेशन है। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से जितना पढ़े होंगे उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल है जिसमें हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ कुछ चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्नेहा जी सर मेरा एक डाउट है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, राधे राधे। चलो एक चीज समझिएगा, देखिए एक चीज यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ी सी चीजें हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो कोर्स है इकोनॉमिक्स डोमेन का, जो हम लोगों का सिलेबस है, वो सिलेबस हम लोगों का 3 पार्ट में बटा हुआ है। हम लोगों का जो इकोनॉमिक्स डोमेन का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स डोमेन का जो हम लोगों का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स डोमेन का सिलेबस जो है हम लोगों का 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में बटा हुआ है। हम लोग पार्ट वाइज करके इसको समझने वाले हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो हमारा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक, कहोगे ठीक बात है सर। दूसरा पार्ट जो हमारा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और जो तीसरा पार्ट हमारा है वो है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। क्या है? ध्यान से समझिएगा, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक, कहोगे सर ठीक बात है। ये 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों को पूरी सिलेबस जो है अच्छे से कवर करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, इसको कंप्लीट करने के बाद मैक्रो पे आएंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद 3-4 क्लास में हम लोग इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं और जो आज हम लोगों का पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखो माइंड मैप अगर आपके दिमाग में बना रहेगा ना कि किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से हम लोग जो है अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे, किस प्रकार से जो है हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये अगर माइंड में दिमाग में बना रहेगा ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट है, किसका जो है वो भाग है, ये सब सारी चीजें अगर दिमाग में रहेगी तो थोड़ा आसान हो जाता है पढ़ना। तो यहाँ से सारी चीजों को हम लोग देखते हैं और हम लोग फिर उसके बाद आगे की चीजों को शुरू करते हैं, ठीक है। स्नेहा जी कह रही है सर इंडियन इकोनॉमी जो है बुक क्लास 11th का बुक है क्या? हाँ, क्लास 11th का बुक है बच्चा, क्लास 11-12 का NCERT अगर आप वहां से कर लोगे तो वहां से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम लोग सबसे पहले आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमारी आज की क्या टॉपिक रहने वाली है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद इकोनॉमी देखेंगे इकोनॉमी क्या होती है, फिर उसके बाद स्कार्सिटी, चॉइस, रिलेशन बिटवीन स्कार्सिटी एंड चॉइस, ये हम लोग देखेंगे। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, और इसी में हम लोग PPS भी पढ़ लेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर हम इतना आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पहला चैप्टर जो है जाके यहाँ पे
कंप्लीट हो जाता है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, और फटाफट पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। एक लाइन में हम लोग पहले फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। दो शब्द यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। एक तो हमारा शब्द है इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो क्रैश कोर्स है तो हमको फटाफट करना पड़ेगा। अब इसमें मत कहिएगा कि सर क्यों, एक भी चीज छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा नहीं, और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में ना आए। सारी चीजें हम लोग समझेंगे, लेकिन समय की बाध्यता की वजह से थोड़ी चीजें थोड़ी सी जल्दी जल्दी हो सकती है। तो आप बस धैर्यता बनाए रखिएगा और अपनी चीजों को जो जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की बस थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है, एक लाइन में थोड़ी सी चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, थोड़ी सी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है एक बात समझिएगा, अगर इसको हिंदी में भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चले तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। और जो इकोनॉमी होती है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक, दो चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी डिफरेंस समझ लें तो एक लाइन में समझना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग यहाँ पे नियम और विनियम पढ़ते हैं। जो भी लॉ होती है, जो भी लॉ होती है, जैसे किन्स ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने क्या कहा, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे जो नियम हो गया, लॉ हो गया, नियम विनियम जितने भी सारे हो गए, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, ये हो गई। जहां पे मैंने आपको बताया ना, जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो अर्थशास्त्री जो है अपना बहुत बहुत कुछ ना कुछ अपना नियम देते रहते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से जो है व्यवस्था की जाए कि उससे हमारी अर्थव्यवस्था विकास करे, इकोनॉमी डेवलप हो। तो ये सब सारी जो नियम विनियम बनाई जाती है इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, जब इसी इकोनॉमिक्स के जो नियम विनियम है इसी को अगर किसी भी देश में लागू कर दिया जाए, जैसे भारत देश में लागू कर दिया जाए, चाइना में लागू कर दिया जाए, अमेरिका में लागू कर दिया जाए, अगर इसको किसी भी देश में लागू कर दिया जाएगा तो वो उस देश की क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था कहलाएगी। दो चीजें ध्यान से समझना है। दो चीजें ध्यान से समझना है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी नियम विनियम जो भी अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाया जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इन्हीं को जब हम किसी देश में अप्लाई कर देते हैं, इन्हीं को जब हम किसी भी देश में अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा इकोनॉमी हो जाता है। मतलब मिला जुला के ये क्या है? ये हमारा सैद्धांतिक है और ये हमारा क्या हो गया? ये व्यवहारिक है। सैद्धांतिक का मतलब होगा जहां पे सिद्धांत दिए जाते हैं, जहां पे नियम विनियम बनाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। सैद्धांतिक रूप से जहां पे जो चीजें पढ़ाई जाएगी वो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएगी। और अगर हम व्यवहारिक रूप से किसी भी देश में इसको लागू करेंगे, व्यवहारिक रूप से अगर हम किसी भी देश में इसको लागू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो इकोनॉमी के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, इकोनॉमिक शब्द जो है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी साथियों, अगर किसी भी देश का नाम इसके सामने नहीं जुड़ा है तो वो बिल्कुल अपूर्ण अर्थ होगा उसका, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब तक ये ना लिखा हो कि इंडियन इकोनॉमी, जब तक ये ना लिखा हो कि इंडियन इकोनॉमी, तो आप तक कैसे पता चलेगा किस देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? तो इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, चाइना इकोनॉमी, अमेरिका इकोनॉमी। अगर ये चीजें यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम लोग इकोनॉमी के अंदर समझते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और समझते हैं। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? कहोगे हाँ सर ठीक बात है। अब आते हैं हम स्कार्सिटी क्या होती है। स्कार्सिटी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। स्कार्सिटी का मतलब होता है, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। इसको हम लोग एक सिंपल सा वर्ड में लिख सकते हैं, कमी। कमी। देखो एक बात ध्यान से समझिएगा बच्चा, एकदम अच्छे से समझिएगा एक बात, कि जो हम लोगों के पास, जैसे हमारी, आप अपने अगर परिवार से ही उठा के देखोगे, आप अपने को ही उठाओ, परिवार को भी छोड़ दो, आप अपने को ही देखो। आप अगर अपने आप को ही देखोगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा होगी। कहोगे हाँ सर, इच्छा किसकी नहीं होती है? इच्छा हम लोगों की भी होती है, इच्छा सबकी होती है, तो इच्छाएं तो होगी। जब आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं लेकिन आपके पास संसाधन क्या उतनी है? कहोगे सर इच्छा तो हमारी है कि हम मर्सिडीज खरीद लें, हम रेंज रोवर खरीद लें, लेकिन संसाधन शायद उतनी हमारे पास नहीं है। तो मिला जुला के कहने का ये मतलब है कि हम लोगों की जो ह्यूमन वांट्स होती है, जो मानव की जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं।
मानव की इच्छाएं क्या होती है, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारे पास जो संसाधन है वो तो लिमिटेड है। ध्यान से समझना कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं तो क्या है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है। ह्यूमंस जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे रिसोर्स हैं, हमारे जो संसाधन है वो क्या है, वो तो लिमिटेड है। तो अगर इन्हीं लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, जो भी लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, इन्हीं का हम किस प्रकार से उपयोग करें कि ह्यूमन जो वांट्स है उसको हम अधिक से अधिक मात्रा में संतुष्ट कर पाए, उसी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही है कि ह्यूमन वांट्स को जो लिमिटेड रिसोर्स है उन्हीं के द्वारा हम लोग अगर ह्यूमन वांट्स के अगर हम जरूरतों को पूरा करते जाएं तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। कमी का मतलब यही दर्शाता है, यह वह स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए। इट इज सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इज मोर देन सप्लाई। मतलब क्या कह रहा है, मतलब अगर किसी भी वस्तु की डिमांड जो है ज्यादा हो जाए और उसकी सप्लाई जो है कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक उस चीज की कमी हो जाएगी। और हम लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और उन्हीं रिसोर्स, जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, उन्हीं का उपयोग करके हमको अपनी डिमांड, हमको अपनी जरूरतों को पूरा करना है। अगर कभी भी मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, अगर बहुत ज्यादा डिमांड कर दे किसी भी वस्तु का, अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दे और सप्लाई उसकी क्या हो, सप्लाई डिमांड से कम हो, तो ऑटोमेटिक उस चीज की स्कार्स हो जाएगी, ऑटोमेटिक उस चीज की जो है कमी हो जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि जब आपकी डिमांड जो है आपकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, इसी को हम लोग स्कार्सिटी कहते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। एक चीज समझ गए, तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, स्कार्सिटी क्या होती है, ये तीन चीजें हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चीजें चॉइस के बारे में देखते हैं कि चॉइस क्या होती है। चॉइस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। चॉइस क्या होती है, चॉइस का मतलब आप सबको पता है कि हम लोगों के सामने कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों के सामने अवेलेबल होती है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। अब उन्हीं जो अवेलेबल चीज हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं में से हमको क्या करना पड़ता है, किसी न किसी वस्तु को चूज करनी पड़ती है। जैसे हो सकता है कि आपके सामने जो है बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो, किसी भी चीज को रखने का, किसी भी चीज को पढ़ने का, किसी भी चीज को खाने का, बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो। जैसे आपके सामने पिज्जा भी है, आपके सामने बर्गर भी है। अब इनमें से आपको चॉइस करना है, चूज करना है कि आपकी जो है इनमें से आपको पिज्जा खाना है कि बर्गर खाना है। तो आप जो भी उसमें से चूज करोगे वही आपकी क्या हो जाएगी, चॉइस हो जाएगी, विकल्प हो जाएगी। तो जो भी आपके सामने विकल्प दिख रही है, जो भी आपके सामने चॉइस है, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाएगी, चॉइस। चॉइस मीन सिलेक्शन। सिलेक्शन जो आप करते हो, चूज फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव। जो भी आपके सामने लिमिटेड अल्टरनेटिव उपलब्ध हैं, आपके सामने पिज्जा भी उपलब्ध है, आपके सामने बर्गर भी उपलब्ध है, आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करते हो, जो भी आप सिलेक्शन करते हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, चॉइस कहलाती हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ध्यान से समझना है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है, आपके सामने विकल्प इसलिए है, जैसे पापा आपको लेके गए किसी भी मॉल में और आपसे पूछे कि आप पिज्जा खाओगे कि बर्गर खाओगे। दोनों खाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आपसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि पिज्जा खाओगे कि बर्गर खाओगे। आपके सामने उन्होंने क्या कर दिया, चॉइस दे दिया कि आप अपनी चॉइस को बताओ कि आप पिज्जा खाओगे कि बर्गर खाओगे। वो दोनों भी खिला सकते थे, लेकिन दोनों नहीं खिला रहे हैं ना। क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्स है, जो उनके पास पैसा है, वो स्कार्स है, रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। वो या तो पिज्जा ही खिला सकते हैं या तो बर्गर ही खिला सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, चॉइस तभी उत्पन्न होती है जब रिसोर्सेज हमारी क्या होती हैं, स्कार्स होती हैं, जब हमारे संसाधन कमी होती है। अगर इस रिसोर्सेज स्कार्स नहीं होते, हमारे संसाधन की कमी नहीं होती, तो पापा कहते कि भाई तुम पिज्जा भी खा लो, पापा कहते तुम बर्गर भी खा लो, लेकिन वो नहीं खिला रहे ना, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो स्कार्स है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, रिसोर्सेज हैज अल्टरनेटिव यूजेस, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग भी होता है, इसलिए भी हमारे सामने चॉइस उपलब्ध होती है, हमारे सामने चॉइस निकल के आती हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी कि चॉइस क्या होती है। ठीक है, तो चॉइस क्या होती है, यहां पे आप समझ गए कि आपके सामने जो भी विकल्प मौजूद हैं उनमें से आप क्या चूज करते हो, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी चॉइस कहलाएगी। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्कार्स समझ लिया, चॉइस समझ लिया, इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लिया। आगे की चीजों को थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का, कि आर्थिक समस्याएं जो हमारी होती हैं वो आखिर में क्या होती हैं,
इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड इशू क्या होती है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पे भी कर लेते हैं। तो आपको हमने बता दिया कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे वो स्कार्स होते हैं। पहली समस्या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की कि संसाधन जो है हमारे पास क्या होती हैं, स्कार्स होती हैं, संसाधन जो है हमारे पास कम होती हैं, और ह्यूमन की जो है अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। ये भी किसी भी इकोनॉमिक्स की क्या होती है, मेन समस्या होती है, किसी भी इकोनॉमिक्स की ये प्रॉब्लम होती है। तो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम की बात करें तो इसको रिसोर्सेज आर स्कार्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड इसका जो है अल्टरनेटिव यूजेस है। इसीलिए जो है ये हमारी क्या निकल के आती है, ये हमारी इकोनॉमिक्स की मेन जो है हमारी क्या निकल के आती है, कमी निकल के आती है। ठीक है, इतने चीजें समझ गए। रीजन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हमारी क्या है, रिसोर्सेज आर स्कार्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। ये हमारी कुछ आर्थिक समस्याएं हैं जिनको आपको समझ लेना है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारी मुख्य समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं किसी भी इकोनॉमिक्स की, वो क्या हो सकती हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की जो है केंद्रीय समस्याओं की बात करें तो केंद्रीय समस्याएं क्या हो सकती हैं, थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि मेन जो हमारे सामने जो निकल के आती है, मेन जो हमारे सामने निकल के आती है वो क्या है, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की क्या होती हैं। तो एट ए माइक्रो लेवल अगर हम सूक्ष्म स्तर पर बात करें तो तीन जो है हमारे सामने मुख्य रूप से केंद्रीय समस्याएं निकल के आती हैं। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। देखो जो भी चीजें पढ़ रहे हैं एकदम साथ साथ पढ़ोगे ना तो फिर लास्ट में आपको सारी चीजें एक बार हम फिर से बाइंड अप करा देंगे तो आपको एकदम दिमाग में वो चीजें बैठ जाएगी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है समझ लिया, स्कार्सिटी क्या है समझ लिया, चॉइस क्या है समझ लिया, उसके बाद इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो भी हमने समझ लिया कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, अल्टरनेटिव यूजेस, ये सब सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम का आपके एग्जाम में सीधा आएगा कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स मेन सेंट्रल प्रॉब्लम, उसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से हमारी आर्थिक समस्याएं जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या होती हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तभी तो बताओगे ना। तो हमारे सामने जो है हमारे इकोनॉमिक्स की तीन जो है मुख्य केंद्रीय समस्याएं होती हैं। पहला जो हमारा केंद्रीय समस्या होता है वो क्या उत्पादन करना है, दूसरा उस समस्या होती है कि कैसे उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है पहली समस्या, दूसरी समस्या कैसे उत्पादन करना है, और तीसरी समस्या किसे उत्पादन करना है। ये तीन जो मेन समस्याएं होती हैं वो किसी भी इकोनॉमिक्स की क्या होती हैं, किसी भी इकोनॉमिक्स की ये क्या होती हैं, तीन जो मुख्य रूप से समस्याएं होती हैं। पहली बात ध्यान समझना, एकदम एकदम अच्छे समझना है, फिर आपको थोड़ी सी चीजें हम और समझाएंगे। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में आ गए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन समस्याएं हमारे सामने हैं। कहोगे सर व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं किसी भी इकोनॉमिक्स में। देखो एकदम ध्यान से समझना कि जैसे मान लो कि भारत देश है, भारत देश आजाद हुआ, तो भारत देश जब आजाद हुआ तो भारत देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां रही होंगी उस टाइम। तो हमारी सरकार ने जो है ये देखा होगा कि आखिर में हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से हमारे देश की व्यक्तियों की क्या जो है नीड्स हैं, क्या जो है वांट्स हैं। तो जो अगर देखो अगर किसी भी देश में अगर खाना बहुत मुख्य समस्या है तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। जब उसकी खाने की समस्याएं दूर हो जाती है फिर हम उससे ऊपर की समस्याओं को देखते हैं। अगर उससे ऊपर की समस्याएं दूर हो जाती हैं फिर हम उससे ऊपर की समस्याओं को देखते हैं। तो एक जो है हर इकोनॉमिक्स की, भारत की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं, चाइना की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं, अमेरिका की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं। जो अभी भी बहुत निम्न स्तर पे जो अर्थव्यवस्था है जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनके सामने हो सकता है, जैसे पाकिस्तान है अपना छोटा भाई, तो पाकिस्तान के सामने हो सकता है कि अभी उनके भरण पोषण कैसे करें, उनके सामने वही मुख्य समस्या होगी। अमेरिका के सामने वो समस्या नहीं होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए समस्या होगी कि किस प्रकार से जो है हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें, किस प्रकार से हम लोग जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें। अब उनके सामने वो समस्या है। तो सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने अपनी अलग अलग समस्या हो सकती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये समस्या कि क्या उत्पादन करें, ये सबकी अपने अपने लेवल पे अलग अलग हो सकती है। क्या उत्पादन करें में अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप प्रोडक्शन यूनिट बनाते हो, आप अगर प्रोडक्शन करते हो तो आपके सामने ये समस्याएं आती हैं कि क्या उत्पादन करें। तो ये देश की मुख्य समस्या होती है। क्या उत्पादन करें में आपको ये समस्या हो सकती है कि हम लोग कैपिटल गुड्स बनाएं, हम लोग कैपिटल गुड्स बनाएं कि हम लोग जो है क्या बनाएं, हम लोग जो है कैपिटल गुड्स की जगह पे हम लोग या तो लग्जरी गुड्स बनाएं। ये भी हो सकता है कि कैपिटल गुड्स बनाएं
कि लग्जरी गुड्स बनाएं। ये भी समस्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने हो सकती है। क्या उत्पादन करें में, कि कैपिटल गुड्स बनाएं कि लग्जरी गुड्स बनाएं, कि हम लोग जो है कंजप्शन गुड्स बनाएं, हम लोग क्या बनाएं, ये समस्या किसी भी इकोनॉमिक्स के सामने हो सकती है। अगर किसी भी इकोनॉमिक्स में कंजप्शन के लिए समस्याएं हैं तो कंजप्शन गुड्स बनाएगा, किसी की इकोनॉमिक्स में कैपिटल गुड्स की दिक्कत है तो कैपिटल गुड्स बनाएगा, किसी भी इकोनॉमी में लग्जरी गुड्स की प्रॉब्लम होगी तो लग्जरी गुड्स बनाएगा। तो अपनी अपनी हर इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपनी अपनी हर की जरूरत होती है। किसी को जो है ये सब सारी चीजें जरूरत पूरी हो गई तो वो वार गुड्स बनाएगा, कि वो गन बंदूक बम गोला बना रहा है तो वो उत्पादन करेगा। तो क्या उत्पादन करें में, ये समस्या सभी इकोनॉमिक्स के लिए, सभी देश की इकोनॉमिक्स के लिए अलग अलग हो सकती हैं, और सभी देश की इकोनॉमी अपने अपने स्तर पे जो है उन समस्याओं को दूर करती है। क्या उत्पादन करें में, ये सब सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं। कैसे उत्पादन करें में दो मुख्य रूप से समस्याएं आती हैं, कि कैसे उत्पादन करेगा मतलब हो गया कि अगर हमको मान लो कि हमको जो है कंजप्शन गुड्स हमको बनाना है, वो भूख की वस्तुएं हमको बनानी है, तो कंजप्शन गुड्स बनाने के लिए हम लोग कैसे उसको बनाएं। कैसे बनाने का मतलब हो गया कि हम लोग लेबर को लगा के लेबर इंटेंसिव चीजों को बनाएं, ये हम लोग जो है मशीन से बनाएं। ये भी चीजें किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए समस्या हो सकती है। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में लेबर ज्यादा है तो लेबर लगा के काम कर लेगा, किसी भी इकोनॉमी में लेबर कम है तो मशीन का प्रयोग करके काम कर लेगा। अब आपके पास लेबर है फिर भी आप मशीन लगा रहे हो तो इकोनॉमिक्स के सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी समस्या है कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और ये समस्या सबसे बड़ी है कि किसे उत्पादन करें। किसे उत्पादन करेगा मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये होम टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि अगर हम किसको किसको हम लोग उत्पादन करें, ये चीजें जो बना रहे हैं वो किसके लिए बनाए। हम लोग जो है पुअर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए बनाए, पुअर क्लास के लिए, कि हम लोग जो है मिडिल क्लास के लिए वो चीजें बनाए, कि हम लोग जो है अपर क्लास के लिए वो चीजें बनाए। ये हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमिक्स की, जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है वो यही होती है कि क्या उत्पादन करें, कितना, किसे उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। तीन समस्याएं होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन जो मुख्य समस्याएं होती हैं ये किसी भी इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक कहोगे सर, ठीक बात है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। चलो बताओ फटाफट कितनी सारी चीजें समझ में आ गई। कोई कह रहा है हाँ सर, कोई कह रहा है नो सर। अब जो नो कह रहे हैं उनको थोड़ी सी समझनी होगी कि क्या उनको दिक्कत है। कोई कह रहा है नो सर। नो सर अगर कह रहा है तो उनको क्या समस्या है, थोड़ी सी बच्चा बता दो उनको। अभी पूछ रहा है सर कैपिटल गुड्स मीन्स, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है बच्चा पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स जिससे हम जो है पूंजी का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम लोग पूंजी बना सकते हैं। जैसे मशीन है, मशीन आपकी क्या है, मशीन आपकी जैसे कोई भी आप फैक्ट्री में जो मशीन लगाते हो वो आपकी कैपिटल गुड्स है, वो आपकी क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो जो मशीन हो गई वो आपकी कैपिटल गुड्स हो गई। और जो जैसे आप पार्ले जी खरीद के लेके आया, बिस्किट को खरीद लेके आप उसको खा गए तो कंजप्शन कर लिए, तो वो आपकी कंजप्शन गुड्स हो गई। कैपिटल गुड्स का मतलब वही होता है कि जिस गुड्स से हम लोग नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन हम लोग जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। मशीन हो गया जिससे हम लोग उससे मशीन लगाएंगे तो मशीन से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स मशीन हो गया। कंजप्शन गुड्स जो भी हम लोग कंजप्शन करते हैं, टॉफी, बिस्किट, दाल, चावल, आटा, तेल, ये सब हमारी क्या हो गई, कंजप्शन गुड्स, उपभोग की वस्तुएं हो जाएगी। ठीक है, तो कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स इन दोनों में क्या है ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक, ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और थोड़ी सी चीजें और समझते हैं, कोशिश करते हैं। अब यहां पे एक आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी में हम लोग क्या किस प्रकार की जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स
सेंट्रल प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, इनकी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा, सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को तीन चीजें, यहाँ पे तीन प्रकार की इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। क्या है? पहला हो गया हमारा मार्केट इकोनॉमी। क्या हो गया? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी ना करके हम लोग यहाँ पे कैपिटल इकोनॉमी कर लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी को ही हम लोग कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी को ही हम लोग कैपिटल इकोनॉमी भी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूंजीवादी का मतलब हो गया, पूंजीवादी का मतलब हो गया कैपिटल इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार की जो है हमारी इकोनॉमी हो गई। दूसरा हमारा होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या होता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड का मतलब हो गया, सेंट्रली प्लान्ड का मतलब हो गया जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जो केंद्र द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ये एक प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई। और जो तीसरी अर्थव्यवस्था होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की होती है, ठीक है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने ये तीन प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ये तीन प्रकार की जो है इकोनॉमी आपको दिखेगी। क्या क्या इकोनॉमी है? पहला है कैपिटल या मार्केट इकोनॉमी। कैपिटल या मार्केट इकोनॉमी पहली प्रकार की अर्थव्यवस्था हो गई। दूसरी प्रकार की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ी सी हम लोग इसको समझ लेते हैं। कभी भी एग्जाम में आए तो इन तीनों के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने तीन प्रकार की समस्याएं होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये मुख्य रूप से जो है किसी भी इकोनॉमिक्स की मेन जो है थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करें, इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को समझने के लिए हमको एक चीज समझना होगा, क्या उत्पादन करें। सबसे पहले हमको एक बात समझना होगा, क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, पहली समस्या। दूसरा बात, कितना उत्पादन करें। अब वो सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं, कितना उत्पादन करें। उत्पादन का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोडक्शन, कितना उत्पादन करें। और जो भी हम लोग उत्पादन किए हैं, जो भी जो उत्पादन हुआ है, जो भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, उसका प्राइस क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा। जो भी उत्पादन हुआ है उसका मूल्य कितना होगा। ये अगर तीन बातें किसी भी समस्या होती है किसी भी इकोनॉमिक के सामने, क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, और जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका मूल्य कितना होगा, ये तीन समस्याएं किसी भी इकोनॉमिक्स के सामने आती हैं। अब यहां से एक चीज आपको ये समझनी है कि अगर इन तीनों बातों का निर्धारण, अगर ये तीन बात है, जैसे भारत देश के सामने एक समस्या आ जाए कि क्या उत्पादन करें, किसी भी भारत मतलब किसी भी देश या भारत देश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, भारत देश के सामने ये समस्या आ जाए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड जो भी हमने प्रोडक्शन किया है उसका कितना प्राइस होगा, हाउ मच प्राइस। तो अगर ये तीन बातें किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर उठती हैं, और इन तीनों बातों को जो उठती हैं, ये तीन बातें अगर उठती हैं, इन तीनों बातों का निवारण अगर वहां पे किसके द्वारा कर लिया जाए, बाजार द्वारा कर लिया जाए, इन तीनों बातों का निर्धारण बाजार द्वारा या मार्केट द्वारा कर लिया जाए, तो ये कैसी इकोनॉमी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी। और इन तीनों बातों का निर्धारण, अगर इन्हीं तीनों बातों का निर्धारण किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर सरकार द्वारा, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर इन तीनों बातों का निर्धारण अगर सरकार द्वारा की जाती है, सरकार का मतलब हो गया गवर्नमेंट द्वारा अगर की जाती है, तो हमारी कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हम यहीं पे हिंदी पे भी लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, एकदम समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ सर ठीक बात है। अगर ये तीनों बातों का निर्धारण अगर सरकार द्वारा की जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या इसको हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अगर इन्हीं तीनों बातों का निर्धारण मार्केट, मार्केट और प्लस गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन चीजें हैं आपके सामने, और इन तीनों चीजों के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तीन प्रकार की समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, और जो भी हम लोगों ने उत्पादन किया है, जो भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, उसका आखिर में प्राइस क्या होगा। अगर इन तीनों बातों का निर्धारण अगर बाजार करेगा तो उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर इन्हीं तीनों बातों का निर्धारण सरकार करेगा तो उसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। और अगर इन्हीं तीनों बातों का निर्धारण मार्केट और प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर करेंगे तो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। कहोगे सर जैसे, कोई एग्जाम्पल बता दो। जैसे जैसे अगर हम जैसे अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, ये बाजार अपना देख लेगी। आपको मशीन बनाना है कि आपको पार्ले-जी बनाना है कि आपको चॉकलेट बनाना है, क्या उत्पादन करना है, ये बाजार द्वारा, वो बाजार डिसाइड कर देगी। बाजार कैसे डिसाइड करती है, बाजार डिसाइड डिमांड और सप्लाई के थ्रू कर लेती है। जिस चीज का डिमांड होगा उस चीज का जो है प्रोडक्शन करके उस चीज को जो है पहुंचा दिया जाएगा। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है कि तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम नहीं भाई, तुमको जो बाजार में जरूरत है वो बनाओ, खत्म बात। तो बाजार द्वारा अगर निर्धारित हो रही है तो खत्म बात। कितना उत्पादन करें, जितना डिमांड है, जितना मार्केट मांग रही है, जितना बाजार में जरूरत है उतना उत्पादन करो। मार्केट में अगर 1 लाख यूनिट की डिमांड है तो 1 लाख करो, मार्केट में 50,000 यूनिट की डिमांड है तो 50,000 करो। सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उत्पादन जो भी कर रहे हैं उसका मूल्य क्या होगा, वो भी अपना जो है कंपनी अपना निर्धारित कर लेती है कि हमने जो भी बनाया है। मान लो कोई कंपनी है, उन्होंने जो है बिस्किट बनाया, तो बिस्किट का प्राइस क्या होगा वो अपना बाजार द्वारा निर्धारित कर लेगी। बाजार में और भी बिस्किटें हैं जो 5 रुपए 10 रुपए की मिल रही हैं, तो उसी हिसाब से जो है बाजार के निर्धारित करके वो अपना देख लेगा। तो अमेरिका कैसी अर्थव्यवस्था हो गई, पूंजीवादी। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जहां पे सारी चीजें सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं, तो अभी उसमें से मुख्य रूप से जैसे चाइना है। अभी मान लो चाइना है, चाइना हो गया चाइना के साथ साथ जो है और भी जैसे रसिया भी हो गया, रसिया भी हो गया। ये सब कैसी अर्थव्यवस्था है, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी का मतलब इन सारी बातों का निर्धारण कौन करेगा, इन सारी बातों का निर्धारण सरकार करेगा। क्या उत्पादन करना है, किसे उत्पादन करना है और कितना मूल्य होगा, इन सारी बातों का निर्धारण कौन करेगा, सरकार करेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है जैसे हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था है इंडिया, जैसे हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था है इंडिया, ये हमारी कैसी अर्थव्यवस्था हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे कहोगे सर कैसे, यहाँ पे मार्केट द्वारा सारी चीजों को छोड़ दिया गया है कि सारी बातों का निर्धारण मार्केट ही करेगा, सारी बातों का निर्धारण मार्केट ही करेगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार भी उसमें, गवर्नमेंट भी उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो मार्केट और गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग ये चीजों को समझ लिए हैं कि ये क्या क्या हो सकती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, under the centrally planned economy the government of the central authority plans all the important activities of the economy, all the important decision related to the production, exchange and consumption of goods and service taken by the government। मतलब सारी बातों का निर्धारण कौन करेगा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार करती है। मार्केट इकोनॉमी में unlike a centrally planned economy in a market economy all economic activities are determined by the market condition। यहाँ पे कौन निर्धारण करेगा, मार्केट द्वारा तय की जाएगी, इसलिए इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, जो हमने आपको पीछे समझा दिया हुआ है। मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे नहीं दिया गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे मार्केट और गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन चीजें समझ में आ गई। एक दो चीजें और निकल के आती हैं, एक पॉजिटिव इकोनॉमी और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमी। दो प्रकार की बातें और हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीएस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर जाके समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर दोज इकोनॉमिक्स विच आर कंसर्न्ड विथ व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल बी अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या है, मतलब इसका हो गया कि जो भी हमारे सामने उपलब्ध परिस्थितियां हैं, जो भी हमारे सामने उपलब्ध परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम लोगों को क्या करें कि जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे चीजों को उत्पादन कर सकते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे बात की जाएगी डाटा के साथ, यहाँ पे बात की जाएगी डाटा के साथ, यहाँ पे बात की जाएगी एक्चुएट जो है नंबर के साथ। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, किसी भी मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, उसको हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग कंसिस्टेंटली
इन्फ्लेशन है जो वो लगातार महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी प्रॉब्लम इज राइजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जो है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे हम लोग एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ बात करते हैं, एग्जैक्ट जो है हम लोग नंबर के साथ बात करते हैं। इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व, किस प्रकार से जो है इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से एक्चुअली सॉल्व किया जा सकता है, एक्चुअल में जिससे सॉल्व किया जा सकता है, हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा, ये एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाई करता है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड डाटा, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये सकारात्मक अर्थशास्त्र का हिंदी में रूपांतरण है, देख लीजिएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है संभावनाओं पे बात करता है। वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या था, वो एकदम एग्जैक्ट एक्चुअल डाटा पे बात करता था। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वो संभावनाओं पे बात करता है। जैसे गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स कंट्रोल पॉपुलेशन, गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये संभावनाओं पे बात कर रहा है। ये एजप्शन पे बात करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो वो होगा, नहीं होगा भाई। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है हमारी संभावनाओं पे बात करती है। इट डील्स विथ व्हाट आर टू बी, हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियंस। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। तो आई होप आपको अब यहाँ से जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमिक्स, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है वो भी हमने आपको बता दिया, और यहाँ से सारी चीजें भी आपके सामने एकदम अच्छे से मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने चैप्टर के जो है आखिरी एक दो हम लोग और चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब हो गया, सिंपल इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया, अगर हम सिंपल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एक लाइन में समझ लेना, कभी भी एग्जाम में आए तो अब गलती मत करके आना। सिंपल इकोनॉमी का मतलब हो गया कि जहाँ पे एक ही तरीके की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था है, एक ही तरीके से वो जीवन यापन कर रहा है, मतलब अगर वो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है तो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन ही वहां हो रहा है, अगर वो उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था है तो सिर्फ और सिर्फ उद्योग ही वहां पे हो रहा है। तो अगर किसी भी इकोनॉमी में एक ही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, एक ही चीजों का उत्पादन किया जा रहा है, एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था पे, एक ही प्रकार की चीजों पे अगर उस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है, तो उसको हम लोग सिंपल इकोनॉमी कहेंगे। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब हो जाए जटिल अर्थव्यवस्था। जटिल अर्थव्यवस्था का मतलब वहां पे उत्पादन भी हो रहा है, वहां पे सर्विस सेक्टर भी अपना योगदान दे रहा है, वहां पे पर्यटन भी है, वहां पे जो है खनिज संसाधन भी है। तो मतलब बहुत सारी उसकी इकोनॉमी बहुत सारी चीजों पे अगर निर्भर है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहेंगे। जैसे सिंपल इकोनॉमी की बात करें, जैसे ईरान हो गया, जैसे सऊदी अरबिया में तो मान लो पर्यटन भी बढ़ गया है। जैसे खाड़ी देशों की बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ वो तेल बेच के पैसा कमा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था सारी जो है तेल पे टिकी हुई है। सिंपल इकोनॉमी का मतलब बस तेल बेच रहे हैं, अपना आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होगा कि वो उत्पादन भी करते हैं, वो प्रोडक्शन भी करते हैं, वो निर्यात भी करते हैं, वो आयात भी करते हैं, वो सेवा भी निर्यात कर रहे हैं, सेवा भी आयात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जहां पे मिलके होती हैं, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहते हैं। सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, आई होप यू अंडरस्टैंड मच मोर बेटर। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं हम लोग पीपीएस पे। पीपीएस क्या होती है, और उसके बाद जो है हम लोग अपॉर्चुनिटी कास्ट पढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर जाकर समाप्त हो जाएगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा जो है पीपीएस पे कर लेते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी पे चर्चा कर लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपॉर्चुनिटी कास्ट पे आएंगे। पहले हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ये नाम से क्या आपको दिख रहा है, प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावनाएं जो होती हैं, जो भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, जो भी उत्पादन की संभावनाएं हैं, उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं। और अगर इसी को हम लोग कर्व के रूप में लिख देंगे तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सकता है और कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग कहाँ देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी।
उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हैं, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, और उसी को अगर हम कर्व में लिख देंगे, उसी को हम लोग जो है अगर हम कर्व के रूप में लिख देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाएगी। ठीक है, हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि हमारे सामने जो है रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होती हैं, रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड होती हैं, लेकिन ह्यूमंस की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है उन्हीं को पूरा करने के लिए हम लोग जो है इन चीजों को अपनाते हैं। क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, थोड़ी सी चीजें हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से अगर आपको समझाते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज वन which depicts all possible combination of two goods that an economy can provide production for the full utilization of given resources and state of technology। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कर्व होती है उस देश में जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके जितना भी उत्पादन हो सकता है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी जितना भी उत्पादन हो सकता है उन सारे उत्पादन करने की क्षमताओं को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार ध्यान समझिएगा। अगर हम इसको चार्ट के रूप में लिखते हैं, चार्ट के अगर हम रूप में इसको लिखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को अगर हम चार्ट के रूप में लिखते हैं तो ध्यान से इसको देखिएगा, हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी इकोनॉमी में। और आपको अच्छे से पता है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी हमारे सामने लिमिटेड होती है। क्यों लिमिटेड होती है, क्योंकि हमारी रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास संसाधन लिमिटेड है। अनंत संसाधन तो है नहीं ना भाई कि हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मनमाना प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास संसाधन भी तो होने चाहिए ना, और हमारे संसाधन उतने हैं नहीं कि हम लोग मनमाना अब जो है प्रोडक्शन करें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करने के लिए, प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हर देश के सामने उनकी संसाधनों पर निर्भर करती है, उनके रिसोर्स पर निर्भर करती है। जिस देश की रिसोर्स जितनी ज्यादा होगी वो देश क्या करेगा, वो देश उतनी ही ज्यादा मात्रा में वो प्रोडक्शन करेगा। जिस देश की रिसोर्स संसाधन जितनी कम होगी वो जो है उतनी कम मात्रा में जो है प्रोडक्शन करेगा। तो दो चीजें आपके सामने देख रही होगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, मान लो कि भारत देश है, भारत देश के सामने जो है कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है, कुछ जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। ये मान लेते हैं कि ये इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, और इंडिया में दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। मान के चलते हैं इंडिया में दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, गन का और बटर का। मान के चलते हैं दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, गन का और बटर का। अब इंडिया के सामने ये समस्या है कि इसके पास क्या क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसको हम लोग कुछ जो है टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल के माध्यम से समझते हैं। ए प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जो ए प्रकार की संभावनाएं हैं वो ये बताती हैं कि अगर आप ए प्रकार की संभावनाएं हमको ये बताती हैं कि अगर आप जो है बटर का, अगर आप जो है गन का, अगर आप जो है गन अगर 0 यूनिट बनाओगे तो बटर आप 15 यूनिट बना सकते हो। ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप बंदूक ना बनाओ तो आप बटर जो है 15 यूनिट बना सकते हो। ये एक संभावनाएं हो सकती है किसी भी देश की इकोनॉमी के सामने कि अगर आप गन जो है 0 बनाओगे तो बटर आप 15 बना सकते हो। ये किसी भी इकोनॉमी के सामने एक जो है संभावनाएं हो सकती हैं, एक जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। दूसरी पॉसिबिलिटीज किसी भी जो है देश के सामने ये हो सकती हैं कि अगर आप जो है गन का उत्पादन 0 से बढ़ा के 1 करोगे, 0 से बढ़ा के अगर आप 1 करोगे तो आपको जो है, देखो हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है ना। जैसे मान लो ये तो चलो ठीक है, एक बार ध्यान समझना। आप कहोगे सर ये कैसे आ रहा है, एक बार ध्यान समझना। जैसे आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया, ये आपकी क्या है, संसाधन है, ये आपकी रिसोर्स है। कहोगे हाँ सर ये मेरी रिसोर्स है। आपको दो वस्तुएं खरीदनी है, आपको दो वस्तु, मान लेते हैं कि आपको पिज्जा खाना है और आपको जो है क्या खाना है, आपको जो है बर्गर खाना है। दो चीजें आपके सामने है। ये आपकी क्या है, ये संसाधन है, 100 रुपया है। 100 रुपये का मतलब कि अगर आप मान लो कि पिज्जा जो है आपकी क्या है, अगर आप 0 पिज्जा खाओगे तो आप, ये 10 रुपए का पिज्जा है और ये कितने की पिज्जा है, 50 रुपए की जो है पिज्जा है और 10 रुपए का बर्गर है। अगर आप 0 पिज्जा खाओगे तो आप बर्गर कितनी खा सकते हो, तो बर्गर आप 10 खा सकते हो। ये एक संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावनाएं आपके सामने ये है, एक संभावना ये है कि आप 0 पिज्जा खाओ और 100 रुपए में 10 बर्गर खा लो, एक संभावना हो सकती है। दूसरी संभावनाएं आपके सामने ये हो सकती हैं कि आप जो है 1 पिज्जा खा लो। अगर आप 1 पिज्जा खा लिए तो 50 रुपया तो चला गया, क्योंकि आपके पास संसाधन जो है रिसोर्स लिमिटेड है। अब बचा 50 रुपया, तो आपको अब बर्गर कितना मिलेगा, अब आपको बर्गर 50 रुपए में 5 ही मिलेगा।
आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हो कि जैसे हम एक जो है यहाँ पे यूनिट बढ़ा रहे हैं, हमको इसका कुछ ना कुछ मात्रा में हमको त्याग करना पड़ रहा है। अगर हम एक यूनिट यहाँ पे पिज्जा की बढ़ा रहे हैं तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ मात्रा में हमको इस चीज का त्याग करना पड़ रहा है, बर्गर का त्याग करना पड़ रहा है। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि आप 2 पिज्जा खा लो। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि आप 2 पिज्जा खा लो। 2 पिज्जा खा लिए तो 50 दूना 100, पैसा खत्म। अब आपकी जो बर्गर हो जाएगी वो 0 पे हो जाएगी। तो तीसरी संभावना ये हो सकती है कि आप 2 पिज्जा खा लो। ये 3 संभावनाएं आपके सामने निकल के आएगी कि आप या तो क्या करो, पिज्जा मत खाओ, 10 बर्गर खा लो, एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि आप 1 पिज्जा खा लो, 5 बर्गर खा लो। तीसरी संभावना है कि आप 2 पिज्जा खा लो और बर्गर 1 भी मत खाओ। ये 3 प्रकार की संभावनाएं आपके सामने निकल के आएगी। आप यहां से क्या देख रहे हो, यही आपकी क्या है, ये प्रोडक्शन की, ये मतलब आपके ये तो कंजप्शन की पॉसिबिलिटीज है। उसी प्रकार से किसी भी देश की इकोनॉमी में ये संभावनाएं होती हैं कि अगर आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाते हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाते हो, तो आपको दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी लिमिटेड है। अगर आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हो, फिर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हो, तो इसको जो है आपको लगातार कम करना पड़ेगा। जब आप इसको भी बढ़ाओगे तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो इसको कम करना पड़ेगा। मिला जुला के आपको अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु का उत्पादन हमको लगातार क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है। वही चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप जो है 1 यूनिट गन का उत्पादन किए, तो अब हो सकता है कि बटर की आपको कुछ मात्रा का त्याग करना पड़े। अब आप यहाँ पे 12 ही बटर बना सकते हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या 15 की जगह क्या करो, आप 14 बना लो। अब गन की जो है 3 यूनिट बना लो, तो हो सकता है कि आप 14 की जगह पे क्या कर लो, 14 की जगह पे आप 12 कर लो। अब फिर 4 बना लो, तो हो सकता है कि 12 की जगह पे, अब हो सकता है कि नहीं, जितना इसको बढ़ाते जाओगे वो लगातार ये कम ही होता जाएगा। तो 12 की जगह पे हो जाए ये 9 हो जाए, 9 हो जाए। और फिर 5 करोगे तो हो सकता है ये 4 हो जाए, फिर ये 6 करोगे तो हो सकता है 0 हो जाए। तो ये संभावनाएं आपके सामने निकल के आती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ध्यान समझना सेट और टेबल में क्या डिफरेंस होता है। सेट और टेबल में क्या डिफरेंस होता है, सेट का मतलब होता है टेबल। सेट का मतलब हो गया टेबल, टेबल का मतलब हो गया जहां पे हम लोग, सेट बराबर टेबल होता है, जहां पे हम लोग इसको डाटा के माध्यम से लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग कर्व में लिख देते हैं, कर्व का मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दिए, अगर हम इसको लिख दिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो हमारी सेट होती है, टेबल होती है, उसी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो कर्व हो जाएगा। तो कर्व और टेबल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है किसी भी देश की इकोनॉमी के सामने, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। आपको समझना बस इतना ही है कि आप जैसे जैसे किसी भी देश की इकोनॉमी में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाओगे, किसी भी देश की इकोनॉमी में जैसे जैसे आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाओगे, आपको दूसरी वस्तु का लगातार जो है उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 15 से 14, 14 से 12, 12 से 9, 9 से 4, 4 से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स हैं, वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये बातों का ध्यान में रखते हुए आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज आता है और, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, तो हमारा चैप्टर जाके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, ध्यान से देखना। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है उसको हम लोग MOC कहते हैं। क्या कहते हैं, MOC। MOC का मतलब हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, इसको भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, ध्यान से देखना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, इसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT भी हम लोग इसी को कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसी को कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कंफ्यूजन मत होना है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही हम लोग MOC को भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है एक लाइन में समझना है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, बस हमको थोड़ी सी चर्चा इस पे करनी है, बहुत ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है।
मार्जिनल, अगर हम इसको फार्मूला के रूप में लिख देते हैं, अगर हम इसको फार्मूला के रूप में लिख देते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जितनी भी वस्तु का हमने त्याग किया है, जितनी भी वस्तु का हमने त्याग किया है उसमें डिवाइड कर देना है जितनी भी वस्तु को हमने क्या किया है, प्राप्त किया है। जितनी भी प्राप्ति हुई है उसको अगर हम त्याग में डिवाइड, त्याग को प्राप्ति में डिवाइड कर देंगे। अब अगर इंग्लिश में लिख दें तो यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस, यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस, यूनिट ऑफ वन गुड्स, जो भी हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो भी हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस जो भी हम लोग यूनिट कर रहे हैं उसमें हम लोग डिवाइड कर दें, किसका डिवाइड कर दें, वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस, जो भी हम लोग अदर, वन एडिशनल यूनिट जो भी हम लोग अदर गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें डिवाइड कर दें। वन एडिशनल यूनिट्स, वन एडिशनल यूनिट्स, वन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर गुड प्रोड्यूस, वन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस। ठीक हो गया सर, क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं है बच्चा, मिला जुला के कहना ये चाह रहा है कि जो अगर हम यहीं से निकालें, अगर हम यहीं से देखना ध्यान से, अगर हम यहीं से निकाल लें MRS, अगर हम यहीं से निकाल लें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर हम यहीं से निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या निकालेंगे, जो भी हम लोगों ने क्या किया है, त्याग किया है। त्याग कितने का किया है? कहोगे सर 1 का त्याग किया है। इसी को हम लोग डिवाइड कर दें किस में, जो भी हम लोगों ने प्राप्ति की है उसी को हम लोग 1 में 1 का डिवाइड कर दें, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, MRS। फिर 14 से हम लोगों ने 12 का त्याग किया है, मतलब 2 का त्याग किया है, कितने में, प्राप्ति कितनी की हुई है, 1 की प्राप्ति हुई है, इसको यहाँ पे लिख लें। फिर 12 से 9 कितने का त्याग किया है, 3 का त्याग किया है, और प्राप्ति कितने की हुई है, 1 की प्राप्ति हुई है, तो ये हमारी क्या निकल के आएगी। फिर 9 से 4, तो 9 से 4 कितना, 5 यूनिट का त्याग किया है, कितने की प्राप्ति हुई है, वो भी 1 यूनिट की प्राप्ति हुई है। फिर 4 से 0 कितने की त्याग किया है, 4 यूनिट का त्याग किया है, प्राप्ति कितनी की हुई है, 1 यूनिट की प्राप्ति हुई है। तो जितने भी हम लोगों ने त्याग किया है, जितने भी हम लोगों ने त्याग किया है, जितना भी हम लोगों ने सेक्रीफाइस्ड किया है, उन सेक्रीफाइस्ड में अगर हम उन्हीं का जितना भी हम लोगों ने गेन किया है, सेक्रीफाइस्ड अपॉन गेन, जितना भी हम लोगों ने त्याग किया है उसको अगर हम लोग प्राप्ति में डिवाइड कर दें तो हमारा हो जाएगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, जो भी हम लोग यहाँ पे त्याग कर रहे हैं और जो भी हम लोग प्राप्ति कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं, वेयर डेल्टा वाई इज यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू वन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस। ये हमारी हो जाती है MRT। MRT को ही हम लोग MOC कहते हैं। कैसे निकालते हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व से आपको दिख रहा होगा कि जितना भी हम लोगों ने त्याग किया है उसमें डिवाइड कर देना है किससे, जितना भी हम लोगों ने प्राप्ति की है। 3 यूनिट का त्याग किया है, नहीं 1 यूनिट का त्याग किया है और प्राप्ति भी 1 यूनिट की हुई है, तो 1/m। तो ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वो भी हमने आपको अच्छे समझा दिया कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, और उससे हम लोग MRS या MOS कैसे निकालते हैं, MRT या MOS कैसे निकालते हैं, ये भी आपको हम लोगों ने अच्छे से समझा दिया। हम लोगों ने नहीं, मैंने समझा दिया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसको आप लोग थोड़ा सा इक्वेशन मतलब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। पहली बात, इट शोज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट, जितना भी हम लोगों ने लॉस किया है, एंड गेन ऑफ आउटपुट, मतलब जो भी हम लोग लॉस किए हैं उसमें हम लोग गेन को अगर हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, MOS मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC या MRT। ठीक है, MOC या MRT, ठीक कहोगे सर, ठीक बात है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, जब हम किसी वस्तु के एक अतिरिक्त यूनिट बनाते हैं तो इसके लिए हमें दूसरी वस्तु का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसी ताक को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड, यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे ही हम लोग एक एडिशनल यूनिट्स का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे भी हम लोग एक एडिशनल यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं तो हमको इसका क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स देन हाउ मच सेक्रीफाइस डू यू हैव टू मेक अदर गुड्स फॉर इट, दैट सेक्रीफाइस कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी बातें एक और आप चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट की है, PPS पे और कर लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व होता क्या है और वो कैसे बनता है, ध्यान से देखना है।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व होती है, क्या होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जो कर्व होती है वो कैसे निकलती है, तो वो MOT से निकलती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट से निकलती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व की बात करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो होती है वो इस प्रकार से होती है। कैसे होती है, वो इस प्रकार से होती है। तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है, क्या होती है प्रॉपर्टीज, पहली जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये झुकती हुई होती है। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, पहली प्रॉपर्टी जिसकी हो जाएगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई होती है, इसको हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। पहली प्रॉपर्टीज हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी होती है ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। ये क्या होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉनकेव होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी ये कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। क्या होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन। क्या होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन। तो एकदम ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से आपको दिमाग में बैठा लेना है कि पीपीसी क्या होती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, ऊपर से नीचे की ओर ये झुकी होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन होती है, कॉन्वेक्स नहीं, ध्यान से देना, ये कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। कॉनकेव मतलब देख रहे हो, ये कॉनकेव होती है अपने ओरिजिन से। तो ये दो बातें आपको दिमाग में बैठा लेना है। कहोगे सर क्या ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। स्ट्रेट लाइन ये कब होगी, स्ट्रेट लाइन कब होगी, ये पहली बात। तीसरी बात ध्यान से देखना कि क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो कहोगे सर ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। कब हो सकती है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। कब हो सकती है, जैसे जो हम लोगों ने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट निकाला था, तो हमने देखा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट कितना आ रहा था। मार्जिनल जो अपॉर्चुनिटी कास्ट हम लोगों ने निकाला था वो हमने देखा था कि ये 1:1, फिर 2/1, फिर 3/1, फिर 4/1, फिर 5/1, ऐसे हमारी क्या आ रही थी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। इसको अगर कर्व के रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है, जब ये स्ट्रेट लाइन तब हो सकती है जब ये 1/1 हो, ये भी 1/1 हो, ये भी 1/1 हो, ये भी 1/1 हो, ये भी 1/1 हो। ये कैसे एक होगा, कैसे एक होगा, कैसे एक होगा, इसका मतलब है कि जितना हम लोगों ने प्राप्ति किया उतना ही हम लोगों ने अगर गेन भी मतलब सेक्रीफाइस किया, जैसे मान लो 2 यूनिट की प्राप्ति की और 2 ही यूनिट का हम लोगों ने गेन भी किया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 यूनिट की जो है हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया और 3 यूनिट का ही गेन किया, तो ये भी 1 हो जाएगा। 4 यूनिट की सेक्रीफाइस किया और 4 ही यूनिट का गेन किया, तो भी 1 हो जाएगा। 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, 5 यूनिट गेन किया, तो भी 1 हो जाएगा। अब जब इस प्रकार की जो अगर MOS बने, इस प्रकार की MOC बनेगी अगर, तो इसका मतलब हो जाएगा ये कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन तब हो सकती है जब हमारी जो है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो जाए, ये 1 के बराबर हो जाएगी। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 के बराबर हो जाएगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। एक या कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट भी अगर होगा, जैसे मान लो सब 2 ही 2 है, सब 2 ही 2 है, वो 1 की जगह पे सब 2 है, सब 3 है, सब 4 है, सब 5 है, तो 1 ना लिख के अगर हम इसको लिख दे कि अगर ये कांस्टेंट हो जाए, ये 1 की ना लिख के अगर हम लिख दे कि अगर ये कांस्टेंट हो जाए, ध्यान से देखना, फिर से लिख दे रहे हैं, ये MRT अगर हमारी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब हो जाए कि ये अगर स्थिर हो जाए, सब 1 बराबर हो जाएगी, तब हमारी क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये 3 बातें पीपीसी के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, पहली बात, ये कॉनकेव टू ओरिजिन होती है, दूसरी बात ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है जब हमारी MRT या MOC हमारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। 3 बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। और चौथी बातें क्या ध्यान में रख लेनी है, चौथी बातें ध्यान में रख लेनी है कि MOC और MRT जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है इज इंक्रीजिंग, ये क्या होती है, ये बढ़ती हुई होती है, इसीलिए क्या होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। तो पीपीसी के बारे में ये आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पीपीसी के बारे में इतनी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं पीपीसी के बारे में ही, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में देख लेते हैं, थोड़ी सी एक बातें और कर लेते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें और कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, फिर से हम लोग इस चैप्टर में एंट्री नहीं करेंगे। थोड़ी सी बातें हम लोग को यह देख लेना है कि ये हमारी पीपीसी हो गई, कहोगे हाँ सर हो गई। ये पीपीसी जो साथियों होती हैं ये मूव भी करती हैं, मूव का मतलब ये डाउनवर्ड या अपवर्ड भी मूव करती हैं। अगर ये अपवर्ड मूव कर रही हैं, ये अपवर्ड मूविंग हो गया, ये क्या हो गया, कहोगे सर ये हो गया अपवर्ड, ये क्या हो गया, अपवर्ड मूविंग, अपवर्ड मूविंग।
और दूसरा हमारा जो ये पीपीसी मूव करती है, ये पीपीसी हमारी डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। मतलब ये पीपीसी है और पीपीसी जो है हमारी क्या हो सकती है, ये डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। डाउनवर्ड मूव करने का मतलब ये हमारी जो है नीचे की तरफ झुक सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। ये दो प्रकार से, ये अपवर्ड हो गया और दूसरा हमारा हो गया ये क्या, डाउनवर्ड। ठीक, डाउनवर्ड क्यों होती है, बस इन्हीं के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग ध्यान में देख लेंगे कि जब अपवर्ड मूव करती है तो क्यों करती है और डाउनवर्ड मूव करती है तो क्यों करती है। बस थोड़ा सा हम लोग, या राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जब करती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड की जगह पे अगर हम लोग राइट या लेफ्ट कर लेते हैं, अपवर्ड लेफ्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, थोड़ा सा अपवर्ड का मतलब हो गया पता है क्या, अपवर्ड का मतलब ऊपर और डाउनवर्ड का मतलब हो गया नीचे। इसको हम लोग लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट और राइट मूव कर रही है ना, तो हम लोग इसको लेफ्ट और राइट कर लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट और राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ मूव कर रही है, तो कहोगे सर ये राइट में मूव कर रही है, तो इसको हम लोग राइट वर्ड कर लेते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट वर्ड कर लेते हैं। अरे सॉरी यार, क्या हो रहा है मुझे, ये लेफ्ट में मूव कर रही है ना, ये लेफ्ट में मूव कर रही है और ये क्या हो रहा है, ये राइट में मूव कर रही है। ठीक ठीक, अब सही है जाके, ये राइट में मूव कर रही है, ये दाएं की तरफ जा रही है और ये लेफ्ट में जा रही है, बाएं की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है, बस इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग को कर लेनी है। अगर राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है, अगर ये राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, इसका मतलब हो गया कि हम लोगों की जो रिसोर्स है वो इंक्रीज हो रही है। हम लोगों की जो रिसोर्स है, पहली बात हम लोगों की क्या हो जाएगी, हम लोगों की जो रिसोर्स है, हम लोगों की जो रिसोर्स है वो क्या हो रही है, रिसोर्स इज इंक्रीजिंग, रिसोर्स इज इंक्रीजिंग। अगर हमारी रिसोर्स इंक्रीजिंग होगी तो ये कहाँ जाएगा, तो कहोगे सर ये राइट वर्ड मूव करेगा। दूसरी बात हम लोग टेक्नोलॉजी में अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी में अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भी ये कहाँ जाएगी, तब भी ये राइट वर्ड मूव करेगी। तीसरी बात, अगर हम लोग पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी पॉपुलेशन अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो भी ये कहाँ जाएगी, कहोगे सर ये तब भी हमारी कहाँ जाएगी, ये राइट वर्ड मूव करेगी। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो भी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होगी, वो राइट वर्ड मूव करेगी। ठीक, अगर हम लोग की जो है इन्वेंशन, फॉरेन कैपिटल, इन सब में अगर मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, इन सब में अगर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, इन सब में अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी ये राइट वर्ड मूव करेगी। ठीक है, अगर रिसोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है, रिसोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट में जाएगी। टेक्नोलॉजी अगर डिक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी घट रही है तो लेफ्ट में जाएगी। पॉपुलेशन अगर घट रही है तो भी ये हमारी कहाँ जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। पॉपुलेशन के बाद फॉरेन जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व भी लिख लेते हैं। चौथा, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व, अगर फॉरेन रिजर्व जो है हमारी अगर बढ़ रही है तो भी ये राइट में जाएगा, अगर ये घट रही है तो ये लेफ्ट में जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व आर मूविंग राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, बिकॉज अगर राइट वर्ड मूव कर रही है तो रिसोर्स इंक्रीज कर रहा होगा, टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रहा होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा होगा, फॉरेन रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होगा। अगर ये सब सारी चीजें हो रही हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये राइट में जाएगा। और लेफ्ट में जाने का मतलब अगर ये सारी चीजें कम हो रही हैं तो ये कहाँ आएगा, ये लेफ्ट में आएगा। तो राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट करती है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है, कहोगे सर ठीक बात है। तो मिला जुला के ये आपको पढ़नी थी और मैंने आपको यहाँ तक सारी चीजें बता दिया है। ठीक है, फटाफट हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स डोमेन में मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी अगर हम डिफरेंस बता दें आपको कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है ना, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, छोटा। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, छोटा। इसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब हो गया जहां पे हम लोग छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम लोग एक व्यक्ति की आय की बात करेंगे, मार्केट की बात करेंगे, किसी भी एक कंपनी की बात करेंगे, वहां पे छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। माइक्रो का मतलब हो गया बड़ा, बड़ा का मतलब हो गया, इसको हम लोग बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। बृहद का मतलब जहां पे हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की जो है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, किसी भी देश की ग्रोथ, किसी भी देश की जीडीपी, किसी भी देश की जो है नेशनल इनकम, ये सब की बात अगर हम करेंगे तो वो कहाँ बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। रोजगार की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। तो मैक्रो का मतलब हो गया बड़ा, बृहद, बड़े बड़े चीजों के बारे में बात करते हैं।
माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, सूक्ष्म, इसको हम लोग छोटे छोटे चीजों के बारे में बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का मतलब हो गया आजादी के बाद से किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था रन की है, इसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में बांट करके हम लोग डिवाइड करके अपने अर्थ मतलब कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा है एक बार फटाफट। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे नीति नियम विनियम बनाए जाते हैं, उसी को जब हम लोग व्यवहारिक रूप में किसी भी देश में प्रयोग करते हैं तो इकोनॉमी में होता है। स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी का मतलब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो हर एक व्यक्ति के सामने वो कमी की समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा होगी और सप्लाई हमारी कम होगी। चॉइस क्या होती है, चॉइस का मतलब हो गया कि हमारे सामने जो है, चॉइस का मतलब हो गया हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव, हमारे सामने बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होंगे, तो उसमें से हमको चूज करना होगा। तो जो भी अल्टरनेट्स हैं, जो भी हमारे सामने अल्टरनेटिव्स हैं, लिमिटेड को देखते हुए, लिमिटेड जो भी हमारे पास सामने अवेलेबल रिसोर्स हैं, उसको में से हम लोग को कुछ ना कुछ सिलेक्शन करना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चॉइस। ये क्यों उत्पन्न होता है चॉइस, क्योंकि हमारे सामने रिसोर्सेज स्कार्स है, मैंने आपको भी समझाया था, और रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेस, इसकी वजह से चॉइस की समस्याएं हो सकती हैं। मेन जो आपकी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अगर कभी भी पूछ दे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हमारे पास सामने ये होती है, रिसोर्सेज आर स्कार्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। सोल्यूशन इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में भी इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 प्रकार की इकोनॉमी के बारे में बात किया हमने, कैपिटल, सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा कि ये तीनों बातें क्या हो सकती हैं। फिर केंद्रीय समस्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना। केंद्रीय समस्याएं क्या है, केंद्रीय समस्याएं क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसे उत्पादन करना है, ये 3 हमारे सामने मुख्य रूप से केंद्रीय समस्याएं होंगी। ये तीनों बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को भी समझा। उसके बाद हम लोगों ने पीपीएस को भी समझा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि लॉस अपॉन गेन जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी MRC। ठीक है, पीपीसी के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कॉन्केव टू ओरिजिन होती है, और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है जब हमारी MRT क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये राइट एंड लेफ्ट में भी मूव कर सकती है। तो मिला जुला के हम लोगों ने यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, ये हमारे कुछ सिलेक्शन है जो हमारे टीम द्वारा, मतलब हमारे कोचिंग संस्था से पढ़ के ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आप भी तैयारी कीजिए अच्छे से और आप भी यहाँ से सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक ठीक, मेहनत कीजिएगा। हमारे कोर्स जो है लॉन्च हो चुके हैं। आप हमारे ऐप पे जाके आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए वहाँ से CVT कॉन्सेप्ट के नाम से, और CVT कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप जो है उसको परचेज कर लो। कोर्स अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है, 999 आपको दिख रहा है, लेकिन वो 899 में आपको मिल जाएगा। अभी 100 रुपया और भी उस पर आप है, और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से, जो भी कम समय, देखो एक चैप्टर हमने कितने अच्छे से कंप्लीट किया है। अब इस चैप्टर से बाहर आपको कभी भी कुछ भी पूछने वाला नहीं है, और आएगा तो आप आराम से उसको कर लोगे। पीपीएस, पीपीसी, MRT, MRS सारी चीजें हमने यहाँ से समझ ली है। चलिए, अब यहाँ तक की डेमो क्लास थी आपकी, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, आपने बहुत अच्छे से समझा। आई होप आपको वो चीजें समझ में आई भी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।